अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और उसके बाद फिर मैंने उसके ड्रॉबैक्स बताए थे। ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड मॉडल। अब उनके ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था नील्स बोहर। नील्स बोहर, ठीक है। और इस नील्स बोहर ने जो लिमिटेशन थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, उसके बुनियाद पर जो लिमिटेशन बनी थी फिर रदरफोर्ड मॉडल का, इसने उस लिमिटेशन को दूर किया। एक इसने नया मॉडल दिया जिसको नाम रखा गया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसने अपने मॉडल में क्या बताया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने पहले बोला था कि जो एटम होता है ये तीन पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो तो पहले डिस्कवर हुए थे, उनका बना है। एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट, इससे ये भी पता चलता, ये भी हमें पता है कि जो एटम एज ए होल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये पॉइंट बोहर ने बिल्कुल चेंज नहीं किया। ये पॉइंट बिल्कुल जैसे रदरफोर्ड ने बोला था, बोहर ने भी ऐसे ही बोला कि जो एटम होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं। तो पहला पॉइंट, एन एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये पहला पॉइंट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये डिस्कवर हुए थे सारे पार्टिकल्स अलग अलग से, तो इसलिए इनमें कोई इनकार नहीं कर सकता था, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, क्योंकि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था उसमें उसको कुछ पॉइंट मिले थे, वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, उनको भी कोई नहीं नकार सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट बोहर ने बोला वो यही है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे बोहर ने, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी कि सेंटर में एक मास होता है, जेनसली मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसी में होते हैं प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बोहर ने वही बोला कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये भी स्मॉल स्पेस, जो डेंस मास होता है न्यूक्लियस एटम में, उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। यानी न्यूक्लियस जो होता है सेंटर होता है और वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are located at the center, at the center of atom। उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर ऑफ द एटम पे मौजूद, और ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनका जो मैंने बोला था आपको, क्या मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी होता है, इसमें भी वही उसी तरह का होता है कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस की स्पेस बहुत ही कम होती है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल होते हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव एज अ होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। वेरी गुड, दिस इज द सेकेंड। अब डिफरेंस कहां पे होगा वो मैं अब बताने वाला हूं। ये आप समझ लेना। देखो, अगर ये कोई न्यूक्लियस है, अगर ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से बाहर तक बहुत सारी ऐसी पाथ्स मुमकिन है, बहुत सारी ऐसी पाथ्स मुमकिन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता था, जो
किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। सपोज करो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी रिवॉल्व कर सकता है, इसमें इसमें उसने कोई हद नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने कोई हद नहीं बताया था, कोई लिमिट नहीं बताया था कि किस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वो रिवॉल्व करेगा, कहाँ पे रिवॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियस से जब हम जाएंगे दूर, फर्दर एज वी गो फर्दर फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। कोई हद नहीं लगाई रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो डाला बोहर ने। जो उसने मॉडल दिया, यहाँ पे उसने अपना एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस डाला, जो कि लिमिटेशन बनी थी रदरफोर्ड में। किसने, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी। उसने बोला था कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो होगा वो एनर्जी इमिट करता है, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी कम होगी, वो तो फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस में फॉल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोहर ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। ये ऐसे नहीं कि आप चाहोगे यहां पे रिवॉल्व करेगा, यहां पे नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड जो पाथ है, कोई फिक्स्ड पाथ होगी इस न्यूक्लियस के अराउंड, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलेंगे या एनर्जी लेवल्स बोलेंगे या शेल्स बोलेंगे। ठीक है, उन फिक्स्ड पाथ्स और इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। उनके बगैर ये किसी भी शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता। कोई फिक्स्ड पाथ्स है, इन न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड पाथ्स है, जिन पाथ में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। उनके बगैर, उन पाथ के बगैर ये रिवॉल्व नहीं कर सकता है। यानी न ये उसे आगे न ये उसे पीछे जा सकता है। कब तक? जब तक ये उसी पाथ में होगा, जब तक ये उसी पाथ में रिवॉल्व कर। सपोज करो ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, सपोज करो ये वाली एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में रिवॉल्व करेगा, एक ही पाथ में रिवॉल्व करेगा, इसी पाथ में, ना आगे ना पीछे, तो तब तक ये इलेक्ट्रॉन या चार्जड पार्टिकल जो है ये ना लूज करेगा एनर्जी, ना गेन करेगा। अब ये पॉइंट था डिफरेंस किसके साथ? रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने बोला था वो कंटिन्यूअसली इमिट करता है एनर्जी। यहाँ पे इसने बोला जब तक ये एक ही पाथ में रहेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती है जिनमें वो रिवॉल्व करता है, और जब तक ये इसी फिक्स्ड पाथ में रहेगा तब तक ये एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। तो फिर इसको न्यूक्लियस में फॉल करने, मतलब कि जो बात है वो पैदा ही नहीं होती है। मैंने वो बात ही फिर यहाँ पे नहीं है कि ये न्यूक्लियस में फॉल करे, क्योंकि अब इसने एक ही पाथ में रिवॉल्व करता है और उसने एनर्जी लूज ही नहीं की बिल्कुल, तो ये न्यूक्लियस में फॉल करने की बात ही नहीं उठती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट इसने अलग बोला। ये पॉइंट इसी से उसने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन किया, जो कि लिमिटेशन बनी थी किसकी? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं around the nucleus in certain fixed circular paths called energy levels or shells. Energy levels और shells, यानी एनर्जी लेवल्स उनको हम बोलते हैं या शेल्स हम उनको बोलते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, ये हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, एक तो न्यूमरल्स में करते हैं और एक तो लेटर्स में करते हैं। किस तरह? देखो, ये फिक्स्ड ऑर्बिट जो होती है, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक, फिर दूसरी शेल, ये सर्टेन ऑर्बिट्स है फिक्स्ड। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, या तो इस तरह लिखते हैं शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। या इस तरह से के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ पी, इसी तरह से आगे चल जाएगा। तो जो शेल्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में, या के एल एम एन ओ पी, इसी तरह से इनको हाँ काउंट करते हैं आउटवर्ड्स, यानी जो सबसे अंदर वाली शेल है उसको पहला नंबर देते हैं, उसके बाद ये आती है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फिल हो जाते हैं इनमें। ठीक है, कितने हो गए? 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है इसने जो बोला, अब इसके लिए आपको एक पॉइंट फॉर्मूला याद रखनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that a shell can accommodate is equal to 2n square। एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर,
यानी ये देता है हमें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल में कितने आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं सपोज करो n को 1 वैल्यू डालूंगा, यहां पे n को आप 1 डालो तो वो क्या बनेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2। n को 2 डालो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना बनेगा 8, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 टू द 8। इसी तरह से आप 3 डालो 18 वगैरह, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगी। तो इसका मतलब पहली शेल में मैक्सिमम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरी शेल में मैक्सिमम सबसे ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी शेल में 18, फिर इस तरह से फोर्थ शेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक शेल में आते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², जिसको बोलते हैं बोहर्सबरी स्कीम। यानी के शेल एक ऐसी शेल है, शेल नंबर 1, जिसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से एक्स्ट्रा, 2 से अलावा नहीं आ सकते। दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। तीसरी में 18, इसके अलावा नहीं आ सकते। इसके कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फोर्थ में 32। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने आते हैं जब हम ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, शाबाश। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हर एक एनर्जी जो होती है, शेल जो होती है, शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, और एनर्जी किस में ज्यादा और किस में कम होती है वो आप रखो ध्यान। जो सबसे अंदर वाली शेल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। जितना जितना हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे उतना उतना एनर्जी बढ़ती जाएगी शेल की। ठीक है, हर एक शेल की अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो शेल न्यूक्लियस के नजदीक होती है उसको कम एनर्जी होती है, जो शेल दूर होती है उसको ज्यादा एनर्जी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स फिल भी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले अंदर वाली शेल फिल करते हैं, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर। ये होता है ऑर्डर किस तरह से वो फिल इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है सॉरी, क्या है, ईच एनर्जी लेवल has a fixed amount of energy associated with it। ठीक है, और जो शेल पहली वाली होगी उसकी कम एनर्जी, उसके बाद दूसरी को ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। उसको मैं शॉर्ट में इस तरह से एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। सपोज करो अगर मैं रखूंगा E1, E2, E3 यानी एनर्जी ऑफ द शेल्स, तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज करो ये न्यूक्लियस है ना, उसके बाद ये शेल है, पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। इसका अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है ना। तो जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो इस तरह होगा, E1 होगी कम एनर्जी, E2 फिर इसके साथ E3 डैश डैश डैश, इस तरह से एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है पहले इस शेल में जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ, तो कितने पॉइंट हो गए, 4। अब फिफ्थ पॉइंट आप इस तरह से याद रखो, देखो फिफ्थ पॉइंट देखो, अभी मैंने आपको बोला ये न्यूक्लियस है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है शेल। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना लूज ना गेन, यानी इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड ऑर्बिट है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप करेगा, सपोज करो, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ट्रांजिशन भी उसको बोलते हैं। तो उसके उस वक्त ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है, तो उस वक्त उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ जाता है उस वक्त ये एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब ये जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी छोटी एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से तक ये जंप करता है। यानी फ्रॉम शेल नंबर, जो स्मॉलर शेल नंबर होगा तो हायर शेल नंबर अगर ये जंप करेगा तो उस वक्त ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल ये जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from lower energy level to higher energy is absorbed, and when an electron jumps from higher energy level to lower energy level energy is released। ठीक है, तो ये है मेन जो पोस्टुलेट्स है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, ये आपको याद रखने हैं। ओके, बाकी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। थैंक यू।